का एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला है, स्पेशली मिड कैप आईटी कंपनियों में। निफ्टी का आईटी इंडेक्स इस साल के शिखर के करीब पहुंच चुका है। अब यहां से क्या फीलर्स मिल रहे हैं, स्पेशली एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर अमेरिका में ब्याज दरों पर लगाम की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही कुछ कंपनियों ने हालात में थोड़े से सुधार के संकेत दिए हैं। अब ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली क्या सिचुएशन बेहतर होने लगी है, मैस्टेक के चेयरमैन अशांक देसाई हमारे साथ हैं। देसाई साहब, स्वागत है आपका। नॉर्मली कहा जाता है कि बाजार आने वाली अच्छी खबर को फैक्टर इन पहले ही करने लगता है, और हमने एक तरफा तेजी देखी है मिड कैप आईटी कंपनियों में। ये बताइए, क्या सिचुएशन में बेहतरी देखने को मिली है? क्योंकि Q1 के अंत तक आप सभी लोग एक सुर में कह रहे थे कि डिमांड फीकी है, लोग डिसीजन मेकिंग में डीले कर रहे हैं। उसमें कुछ पिकअप आया है क्या? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि एक ऐसा माहौल है कि जो हमारे कस्टमर्स है वो डिसाइड कर रहे हैं कि कितना हम ऑफशोर करेंगे, कितना ऑनशोर करेंगे। तो ये जो मिक्स है उसका डिस्कशन अंदर हो रहा है। इसलिए डिसीजन बहुत डिले हो रहे थे लास्ट 3-4 क्वार्टर में। अब की बात अब देखेंगे तो डिले अब भी हो रहा है, मगर पहले से कम हुआ लगता है। इसका मतलब ऐसा है कि एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लग रहा है एनवायरनमेंट में। डिले अब भी हो रहा है, मगर एक डिसीजन थोड़े जल्दी आने लग दिखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। दूसरी पार्ट ऐसी है कि एक जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं यूएस के बारे में कि रिसेशन होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, तो उसके बारे में भी अभी पॉजिटिव इंडिकेटर आने लगे हैं। उनकी जीडीपी बढ़ी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन कम हुआ है। तो ये सब बातें देखते हुए लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव मूड है हमारे कस्टमर। तो यह अच्छा, आपने पिछली बारी जब हमसे बात की थी, आपने कहा था ऑर्डर बुक अच्छी है, मोमेंटम आगे आ सकता है और वो रिफ्लेक्ट करेगा सेकंड क्वार्टर में। उस पर क्या और डिटेल हमें दे पाएंगे कि सेकंड क्वार्टर में कितनी रेवेन्यू में इजाफा? क्योंकि आपने कहा है कि डिसीजन मेकिंग में अभी भी थोड़ा डिले है, लेकिन पिछले कई क्वार्टर्स की तुलना में स्थिति काफी बेहतर है। हाँ, तो जैसे मैंने बात की कि जो अभी दिख रहा है माहौल, उसमें जो इम्पैक्ट आएगा वो इस क्वार्टर में नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट जो बैकलॉग बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा है कि हमारे पास कितने ऑर्डर बाकी हैं जिसपे हमको एग्जीक्यूशन करना है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसका इफेक्ट ज्यादातर इफेक्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर में होगा। तो मैं इस क्वार्टर की एग्जैक्ट तो बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जनरली हम गाइडेंस तो देते नहीं है। मगर एक ओवरऑल एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, ये बात सच है। ओके अशांक सर, एक और चीज़ पूछूंगा थोड़ा सा मैं आपसे कि जो बिज एनालिटिका जो आपने एक्वायर की थी, जिसका अधिग्रहण किया था आपने करीब 140 करोड़ रुपए में, ये कैसा कर रही है? थोड़ा सा प्रोसेस को समझेंगे सर कि मतलब मान लीजिए मुझे एआई प्लेटफॉर्म पे आना है तो क्या मैं अपने डेटा को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके पहले क्लाउड पे लेके आऊँगा? क्या ये प्रोसेस होती है तब आप एआई पे बढ़ सकते हैं आगे? क्या ये प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस कितना पेसी हो रही है अब? और ऐसे में आपका एआई जो ये बिज एनालिटिका को लेके जो बिजनेस आउटलुक है वो क्या कह रहा है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए आपका? देखिए, एआई तो एक इम्पोर्टेंट बात है, मगर जो क्लाउड माइग्रेशन हो रहा है डेटा का, वो एआई के बिना भी जरूरी है। आज बात ऐसी है कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लाउड में मूव हो रहे हैं। हम अभी ईआरपी की बात कर रहे हैं, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑरेकल ईआरपी, वो तो क्लाउड बिजनेस है हमारा सब। तो जब ये मूवमेंट क्लाउड में होती है, तब डेटा मूवमेंट में भी ऐसा ही सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। नहीं तो जो बेनिफिट है वो कंपनी को मिलता नहीं है। इसलिए डेटा मूवमेंट ऑफ क्लाउड, माइग्रेशन ऑफ डेटा टू क्लाउड जो है, ये बहुत जोर से चल रहा है। उसके ऊपर अब एआई का भी मामला है। तो एआई इज डेटा ड्रिवन, तो क्लाउड में हो तो बहुत ही अच्छा हो। तो इसलिए हमें एक बिज एनालिटिका एक नया वेक्टर हुआ है जहां हमारा ग्रोथ फास्ट बढ़ सकता है, क्योंकि डेटा बिजनेस को फास्ट है। तो अभी हम ऐसा तो गाइडेंस अगेन दे नहीं रही है बिजनेस एनालिटिका का, मगर मुझे लगता है कि बिजनेस एनालिटिका बिजनेस जो है तो हमारे से बाकी बिजनेसों से फास्ट ग्रोथ होने की संभावना है आने वाले वर्ष में, क्योंकि वो डेटा का बिजनेस।
जैसी आपको अपॉर्चुनिटी और वैल्यूएशंस पे बिज एनालिटिका मिली है, शशांक सर, इस फिस्कल के एंड तक ऐसे कुछ और एक्विजिशंस यूएस में पॉसिबिलिटीज है एआई में आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, एक बात ऐसी है कि एक्विजिशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम देखते रहते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा रहे हमारे लिए वगैरह, मगर ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि टाइम पे क्या होगा, कैसे होगा। तो अब तो हम जो अभी हमने एक्वायर किए हैं, सेल्सफोर्स का 1 बरस हो गया अभी, ये नया बिजनेस एनालिटिका अभी 1-2 महीने हो गए, तो उनको जरा पहले से इंटीग्रेट करना है। उसका जो सिनर्जी है, उनके जो कस्टमर है, उसमें हमारा मास्टेक का बिजनेस बढ़ाना है। बात ऐसी है, ये बिजनेस जो है बिज एनालिटिका का, वो सिर्फ उनका खुद का बिजनेस नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है। बात ऐसी हो रही है कि उनके जो कस्टमर है, वो भी हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बाकी सारी सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो एक कंप्लीशन ऑफ जो पोर्टफोलियो जिसे बोलते हैं हमारे कस्टमर के लिए, वो हम करना चाहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट होगा, मास्टेक का जो ओरिजिनल बिजनेस है जो अभी चल रहा है, उस पर भी होगा पॉजिटिव, और ओवरऑल इम्पैक्ट सिनर्जिस्टिक होगा। तो उसको हम पहले इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं। कंटिन्यूस एक्विजिशन की तो बात हमें आते रहते हैं, बहुत सारे ऑफर्स, हम देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। अब अशांक सर, मैं आपसे मार्जिन्स पर एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले 4 तिमाहियों में हमने देखा है मार्जिन्स जो पहले 20-21% होते थे, वो ट्रिम होकर 17, 17.5, एट द मोस्ट 18% की रेंज में आए हैं। अब आपने क्योंकि कहा कि डील क्लोजर में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है, क्या मार्जिन्स में बेहतरी होती हुई दिखाई देगी? स्पेशली ये जो बिज एनालिटिका के जो आपने एक्विजिशन किया है, उससे भी क्या कुछ ट्रेडिशनल प्ले मिलेगा आपको मार्जिन्स में? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक बात ऐसी है कि बिज एनालिटिका की बात जब बात करेंगे हम, उनका बहुत सारा बिजनेस ऑन साइट है। तो हम ऐसी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे बहुत सारा बिजनेस ऑफशोर आ जाए, जिससे इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव। तब तक इम्पैक्ट, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जहां तक ओरिजिनल बिजनेस की जो बात है, बिजनेस एनालिटिक के बिना जो बिजनेस है, उसमें एक बात अभी भी चालू है कि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी इंडस्ट्री में है। आज भी कंपटीशन जो है उनका, कि उनको बहुत सारा कॉस्ट कम करना है उनके बिजनेस में, इसलिए प्राइसिंग प्रेशर तो है। इसीलिए उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं आपके हमारे EBITDA में। तो ये इसमें कुछ कम नहीं दिख रहा है मुझे, जो प्राइसिंग प्रेशर है इसमें। तो हम जो प्रेडिक्शन किया है, जो हमने बोला है कि अपर एंड ऑफ टीम्स वगैरह, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मगर कॉस्ट कटिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं मास्टेक में इंटरनली, जिसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, मगर एक इस क्वार्टर में होने की संभावना बहुत है। कॉस्ट कटिंग कहते हैं, अब उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? यहाँ पर ले ऑफ्स तो नहीं होंगे? ना, नहीं, मैंने जब आप कह रहे हैं कॉस्ट कटिंग का एक इंटरनल प्रोजेक्ट आप मैस्टेक में ही कर रहे हैं, ये किस प्रकार की कॉस्ट कटिंग होगी? टिपिकली रैशनलाइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। अभी क्या है, कौन से भी ऑपरेशन में तुमको आपको कॉस्ट सेविंग की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिससे जहां जहां कॉस्ट ज्यादा हो उसका हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। अभी देखिए, बहुत सारा हमारा वर्क आउटसोर्स होता है, तो एक्सटर्नल सप्लायर लेते हैं हम, वहां एक पॉसिबिलिटी है कि कॉस्ट कम हो जाए। ऐसी सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो सम करके हम एक कॉस्ट कटिंग की, कॉस्ट इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा फोकस रहेगा और शायद सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट आप कम करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशांक देसाई हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, इस बीच अशोक